वहां से आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, वरना गोली चला दी जाएगी। पुलिस की इस चेतावनी पर आंदोलित भीड़ के स्वर में प्रत्युत्तर मिलता है, बारी मड़ुआ खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे। इस कहानी के ही तर्ज पर लखनऊ के एक मशहूर शायर अनुज अब्र जी कहते हैं, रेत पर धूप में जलाती है, जिंदगी यूं ही आजमाती है, बीज यूं ही सजर नहीं होते, पहले मिट्टी उन्हें गलाती है। कुछ ऐसा ही वाकया हुआ उत्तराखंड बनने की कहानी में। मैं हूं अमन पांडे और आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनमन की खास पेशकश, उत्तराखंड के 25 साल। रामपुर तिराहा गोलीकांड इस कड़ी का सबसे प्रमुख बिंदु है और रामपुर तिराहा गोलीकांड उत्तराखंड बनने की कहानी में एक सबसे काला अध्याय भी है। इस अध्याय के रूप में आज हम इस एपिसोड को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज हम विस्तार से उत्तराखंड के उस क्रांतिकारी और बलिदानी अतीत को जानने का प्रयास करेंगे जिसके परिणाम में हमें उत्तराखंड के नाम से अलग राज्य मिला, जिसकी एक अलग अपनी अस्मिता है और गौरवशाली अतीत भी। इस कहानी को सिलसिलेवार ढंग से देखते हैं। दिसंबर 1993 से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के सहयोग से मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है। नई नवेली सरकार प्रदेश के सभी सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान करती है। यह सरकार यही नहीं रुकती, तत्कालीन शासन द्वारा एक कदम आगे बढ़ते हुए सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए भी ओबीसी वर्ग के छात्रों को 27% के आरक्षण का प्रावधान कर दिया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वही समय था जिसके गर्भ में पल रही थी त्याग और बलिदान की कहानी। वो कहानी जो अपने जल जंगल जमीन से प्यार करना सिखाती है। वो कहानी जो अपनी माटी अपने पहचान के लिए बलिदान होने के लिए प्रेरित करती हो। वो कहानी जो अपने धुन को अपने ही कंठ से गुनगुनाने की हिम्मत देती हो। तारीख 2 अगस्त 1994। पौड़ी आरक्षण के विरोध में 8 सदस्य अनशन शुरू करते हैं, लेकिन इन सबसे जरूरी बात यह रही कि रिजर्वेशन के विरोध में साथ ही साथ अलग राज्य बनाने के लिए बगावत की आग कहीं ना कहीं सुलग रही थी। मित्रों, लौटते हैं मूल कहानी पर। अनशन के ठीक 4 दिन बाद यानी 7 अगस्त को अनशन पर बैठे लोगों की गिरफ्तारी के बाद 1 सितंबर 1994 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश के उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा में एक विशाल विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है और पुलिस बिना किसी चेतावनी के निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चला देती है, जिसमें आंदोलन कर रहे भगवान सिंह सिरोला, गोपीचंद, धर्मानंद पांडे, भगवान सिंह, परमजीत सिंह, रामपाल सिंह और सलीम शहीद हो जाते हैं। अधिकांश लोग तो बहुत बुरी तरह से घायल भी हो जाते हैं। राजनैतिक पंडितों की माने तो खटीमा की वारदात ने उत्तराखंड आंदोलन की आग में घी डालने का काम किया था। देखते ही देखते कुछ ही घंटों में इस आंदोलन का हिसाब किताब बहुत बड़े स्तर का हो गया। अभी तक जो वर्ग इस आंदोलन से अछूता था वो भी अब आंदोलन का हिस्सा बनने लगा। देवभूमि के अस्मिता और पहचान की लड़ाई का सफर अभी पूरा नहीं हुआ था। खटीमा गोलीकांड के अगले ही दिन यानी 2 सितंबर जगह था मसूरी के पुल हाउस आजाद चौक पर लोग शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होना शुरू हुए। भीड़ का उद्देश्य बीते दिन शहीद हुए आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देना और उत्तराखंड राज्य की मांग को और भी अधिक बड़े पैमाने पर मुखर करना था। हालांकि प्रदर्शन निहायत ही अहिंसक और शांतिपूर्ण था। एक समय तक तो लोगों को लगा कि मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार में पुलिस अभी कल ही खटीमा में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई थी। लिहाजा इस दिन मसूरी में जमा हुए लोगों को किसी भी तरह के अनहोनी की आशंका नहीं थी। लेकिन कौन जानता था कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश के सरकार के माथे पे खून सवार था। वही हुआ जिसकी भनक किसी को भी नहीं थी। फिर एक बार उत्तर प्रदेश की पुलिस ने देवभूमि की धरती को लहूलुहान कर दिया। पुलिस के द्वारा निर्ममता से फिर गोली चलती है। इस बाढ़ के ताबड़तोड़ फायरिंग में हंसा धनई, बेलमती चौहान, राय सिंह बंगाई, धनपत सिंह, मदन मोहन ममगाई
और बलबीर सिंह नेगी देवभूमि के लिए बलिवेदी पे चढ़ जाते हैं। देवभूमि की इस क्रांतिकारी कहानी में एक महत्वपूर्ण अध्याय मसूरी का अंत कुछ इसी प्रकार हो जाता है। प्रदेश में सब कुछ खामोश हो चुका था, खासकर पहाड़ के हिस्से में गहरा शोक आया था। लेकिन पुलिसिया बर्बरता से पहाड़ी जज्बातों को कुचल पाना इतना भी आसान नहीं था। वह दबंग ले गई। जान तो का दिक्कत होती है, धीरे चला तो बहुत ज्यादा धीरे चला तो ठीक है, नजरिया पता चले कभी भी